हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आपके लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इससे पहले हमने देखा था कि स्टेबिलिटी आपके कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स की आपकी मेन स्टेबिलिटीज़ रहती है। एक है होता है आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, दूसरा होता है आपका काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दो टाइप्स की होती है। अगेन वो आपके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और दूसरा आपका अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। काइनेटिक स्टेबिलिटी में अभी हमने दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस देखे थे। एक होता है आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में आपके जो लिगेंड्स का सब्स्टिट्यूशन है वो आपके बहुत आसानी से हो जाता है, और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में आपके जो लिगेंड्स का सब्स्टिट्यूशन है वो आपके बहुत डिफिकल्टी से होता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस रहता है लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में। अब कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को हम कैसे बताएं कि वो आपको लेबाइल है या इनर्ट है। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे बता सकते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल है या इनर्ट है। तो अगर यहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो ऐसे केस में हम दो हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर करते हैं। एक होता है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा होता है आपका d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। इसमें आउटर ऑर्बिटल क्यों बनता है? क्योंकि इसमें आपके 4d इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है। और d2sp3 में आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आपके 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, 3d ऑर्बिटल आपके यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है। ऊपर वाला आपका sp3d2 है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म हो रखा है जिसमें आपके आउटर 4d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रखे हैं, और d2sp3 में आपके 3d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रखे हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है। अब जो आपके यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शंस हो रही है एक्वस सॉल्यूशन पे, वो आपके दो तरीके से हो सकती है। उसमें आपके दो मैकेनिज्म फॉलो हो सकती है। एक होता है आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, या तो आपके एसोसिएटिव मैकेनिज्म से। तो ये दो आपकी मेन मैकेनिज्म्स फॉलो होती है जब आपके कॉम्प्लेक्सेस रिएक्ट कराते हैं एक्वस सॉल्यूशंस पे। तो हम एक बार बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इन पे, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है और एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है। वैसे इसके बीच में आपका डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म आपकी हो रही है एक्वस सॉल्यूशन पे, तो इसको डिफरेंस हमें देखना यहाँ पर जरूरी है। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को हम SN1 मैकेनिज्म भी कहते हैं, और एसोसिएटिव मैकेनिज्म को हम SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। जो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन सेम आपका यहाँ पर भी है। ठीक है। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में आपका होता है कि इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो कोऑर्डिनेशन 6 है वो आपका 6 to 5 जाता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आपके यहाँ पर दो मेन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहता है और दूसरा आपका स्क्वायर पिरामिडल रहता है। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो इसमें आपका होता है वो आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है। बेसिकली ये जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है। इसमें पहले आपका जो एक लिगेंड है एक्स वो आपका रिमूव होता है, ये स्टेप आपका स्लो होता है। देन ML5 अगेन आपका दूसरे वाले लिगेंड से रिएक्ट कराएगा वाई से, ये रिएक्शन आपकी फास्ट होती है, अगेन आपका ML5Y जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी रिएक्शन जाती है। तो इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 5 आपका यहाँ पर होता है। तो इसमें आपके दो मेन स्ट्रक्चर्स है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, और जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो आपका स्क्वायर पिरामिडल है। देन आता है आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म को हम SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दोनों आपके जो यहाँ पर y का रिप्लेसमेंट और x का रिमूवल एक साथ होता है। इसमें आपकी पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है ऑक्टाहेड्रल, देन इसके बाद आपका y अटैच होता है इस कॉम्प्लेक्स में और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 यहाँ पर बन जाता है। ये आपका बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है। अगेन इसमें आपके दो मेन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक आपका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल और दूसरा होता है आपका मोनोकैप्ड, इसे हम ऑक्टाहेड्रल वेज स्ट्रक्चर भी यहाँ पर कहते हैं, और इसमें प्रोमिनेंट आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहता है। तो मेन चीज़ आपको यही समझनी है कि कौन से आपके प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर रहते हैं। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 5 आपका बन रहा था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी है उसमें दो स्ट्रक्चर्स है, जिसमें मेन स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर पिरामिडल है जो आपको याद रखना है, और एसोसिएटिव मैकेनिज्म जिसे हम SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 7 बन रखा, और ये आपका जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है ये आपका प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म पे और एसोसिएटिव मैकेनिज्म पे। नेक्स्ट देखो क्या है। अब हम देख रहे हैं जो आपकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन है जो आपके एक्वस सॉल्यूशन पे हो रही है, वो हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से किस तरीके से हो रही है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो जब आपकी यहाँ पर रिएक्शन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से हो रही है तब हम कैसे पता लगाए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका लेबाइल है या इनर्ट है। ठीक है।
तो अगर जब हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं जिसमें आपके 4D ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब उस केस में जो आपका लिगेंड्स का सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत आपका आसानी से होगा। तो ऐसे केस में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो तो आपकी sp3d2 ही रहेगी क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। लार्जर एंड वीकर एमएल बॉन्ड्स जो आपके मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आपका बड़ा होगा और बॉन्ड आपका वीक होगा। जितना ज़्यादा आपका एमएल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो जितना बड़ा होगा उतना आपका वीकर बॉन्ड होगा, उतनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। हाई एनर्जी है तो स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है। तो जब भी यहाँ पर हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन हो रही है कॉम्प्लेक्सेस की एक्वस सॉल्यूशन पे, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर आपका वो होगा तो हमेशा आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लेबाइल होगा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म पे। ठीक है। ऐसे केस में आपका जो एमएल बॉन्ड होगा मेटल लिगेंड बॉन्ड वो आपका ज़्यादा बड़ा होगा, वीकर बॉन्ड होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। सेकंड आता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपका यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे केस में हमेशा आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका इनर्ट होगा। ऐसे केस में आपके जो एमएल बॉन्ड्स होंगे मेटल लिगेंड बॉन्ड्स वो शॉर्टर होंगे और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनेंगे, तो इतनी आसानी से आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा लिगेंड्स का। तो ऐसे केस में एनर्जी लोअर होगी और स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया। इतनी बात हमने करी यहाँ पर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जब भी आपकी कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन हो रही है एक्वस सॉल्यूशन पे, तो यहाँ पर हम दो कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। पहला आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इस केस में हमेशा कॉम्प्लेक्स लेबाइल होने वाला है क्योंकि जो एमएल बॉन्ड्स होंगे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो वीक होगा क्योंकि आपके यहाँ पर जो बॉन्ड्स है वो लार्जर बॉन्ड्स है, बड़े बड़े बॉन्ड्स है, बॉन्ड लेंथ उनकी ज़्यादा है, एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड बात करें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की, इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा इनर्ट रहेगा क्योंकि इसमें आपका जो एमएल बॉन्ड है वो आपका स्ट्रॉन्गर रहने वाला है, एनर्जी लोअर होगी और आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है। ये आपका यहाँ पर बात थी जब आपकी रिएक्शन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से हो रही है। सेकंड बात आती है आपका रिएक्शन थ्रू एसोसिएटिव मैकेनिज्म। वो रिएक्शंस वो कॉम्प्लेक्सेस जो आपके रिएक्शंस एसोसिएटिव मैकेनिज्म से कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन पे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, आउटर ऑर्बिटल एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस विथ लो लाइंग अनहाइब्रिडाइज्ड मेटल डी ऑर्बिटल्स। अब इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपका लो लाइंग अनहाइब्रिडाइज्ड मेटल डी ऑर्बिटल्स है। लो लाइंग अनहाइब्रिडाइज्ड मेटल डी ऑर्बिटल्स मतलब 3D वाले जो ऑर्बिटल्स है जो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड है, ऐसे डी ऑर्बिटल्स जो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब वो आपके आउटर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस भी अनहाइब्रिडाइज हो सकते हैं, इनर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस भी आपके अनहाइब्रिडाइज यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है। तो लिखा है कि दिस ऑर्बिटल्स आर सेंटर अटैक बाय द इनकमिंग लिगेंड इन एसोसिएटेड मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो आपके ऑर्बिटल्स है 3D ऑर्बिटल्स, इसमें आपका यहाँ पर जो इनकमिंग लिगेंड है वो आपका अटैक करेगा बाय एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स। इनर्ट कॉम्प्लेक्स के केस में हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन्स अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे ये एग्जांपल देखो आप, आपका ये हेक्सासाइनो क्रोमियम है तो इसमें आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका जो यहाँ पर हाइब्रिडेशन बनी है वो D2sp3 में फॉर्म हो रखी है, D2sp3 हाइब्रिडेशन फॉर्म हो रखी है। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। sp3d2 में आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और D2sp3 में आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या है, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स है, ये आपके जो 3 ऑर्बिटल्स है ये आपके अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। ये बात आपकी यहाँ पर कही गई है। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें आपका अनहाइब्रिडाइज्ड कौन से, ये है आपके ये 3 ऑर्बिटल्स आपके अनहाइब्रिडाइज्ड है। बाकी में तो आपके हाइब्रिडाइजेशन हो रखा है, बाकी में तो आपके लिगेंड्स आ रखे हैं सब, बाकी में तो आपके 6 लिगेंड्स है, 3 4 5 6 आपके यहाँ पर लिगेंड्स है। ठीक है। यही 3 आपके जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रखा है। तो इसमें आपके अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सभी में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होगा। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 3D ऑर्बिटल्स में जो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड 3D ऑर्बिटल्स है
उसमें आपके सभी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तीनों ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपका इनर्ट होगा। और जब हम बात करते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स केस में, तो इसमें आपके अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स में वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स अगर होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल होगा। जैसे इस वाला एग्जांपल लो, हमारे पास हेक्सा क्लोरो मैग्नीज है, तो इसमें आप देखो आपके जो यहाँ पर sp3d2 जो आपकी हाइब्रिडेशन बन रही है, ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपके 4d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। तो इसमें अगर हम 3d ऑर्बिटल्स को देखें जो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड 3d ऑर्बिटल्स को अगर हम देखें, तो इसमें आपका एक ऑर्बिटल ऐसा है जो वैकेंट है। अब अगर ये आपका ऑर्बिटल वैकेंट है तो लिगेंड्स के जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें आपके अटैक कर सकते हैं, वो आ सकते हैं इजीली यहाँ पर। देयरफॉर ये आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन आसान है, क्योंकि इसमें आपकी वैकेंट एक खाली डी ऑर्बिटल्स आपका प्रेजेंट है, तो लिगेंड आसानी से आपके यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी एसोसिएटिव मैकेनिज्म के केस में। क्लियर हो गया? फिर समझते देखो है क्या आपका इसमें, हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दोनों का यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लो लाइंग अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स को देख रहे हैं। लो लाइंग अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स मतलब 3d ऑर्बिटल्स, अंदर के जो ऑर्बिटल्स है वो आपके लो लाइंग अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात करी, तो इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका एक एग्जांपल था इनर्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें हमने देखा कि आपका यहाँ पर जो 3d ऑर्बिटल्स में तीनों जो आपकी अनहाइब्रिडाइज्ड है सभी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर सभी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और जब आपके यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स में वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे इसमें आपके एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, आपका लेबाइल हो गया। ये कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पर लेबाइल हो गया। ठीक है, अब हमारा था क्या, जब हम यहाँ पर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म देख रहे थे, तो इसमें हमने देखा कि आपके जो इनर्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है ये हमेशा आपके इनर्ट ही थे। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा आपके इनर्ट ही थे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके लेबाइल थे। ये बात आपकी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए सही थी, लेकिन एसोसिएटिव मैकेनिज्म पे आपके जो इनर्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें आपका D2sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, वो कॉम्प्लेक्सेस आपके लेबाइल भी हो सकते हैं और इनर्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो डिसोसिएटिव में तो बस आपका क्या था, इनर्ट कॉम्प्लेक्स जो आपके थे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो हमेशा आपके इनर्ट थे, और जो आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स थे वो हमेशा आपके लेबाइल रहेंगे। लेकिन इसमें आपका जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो आपका लेबाइल भी हो सकता है, वो आपका यहाँ पर इनर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हमारे पास है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जो लेबाइल भी है और जो आपके इनर्ट भी है। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, जिसमें आपके T2G में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें आपके T2G में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसमें आपके T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 3 टाइप के आपके जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, उसमें आपके यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, लेबाइल होंगे। क्योंकि जब आपके T2G ऑर्बिटल में अगर आपके 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स क्या होगा, देखो इसको यहाँ पर हम देखते, T2G में क्या होंगे, आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो T2G में आपके 0 होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर आपके 3 वैकेंट है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल हो गया। क्योंकि लेबाइल के केस में क्या था, आपके वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स थे। T2G में जब आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी आपके यहाँ पर 2 वैकेंट है, तब भी क्या होगा, आपका लेबाइल होगा। क्योंकि लेबाइल में हमें क्या चाहिए, हमें वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, अगर आपके T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर भी आपका एक जो ऑर्बिटल है वो आपका वैकेंट है, दैट मीन्स ये आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेबाइल होगा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपका स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, इसमें आपके डी पे 0 इलेक्ट्रॉन्स है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम 4 पॉजिटिव, इसमें आपके डी पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर अगेन टाइटेनियम पे 2 पॉजिटिव, वेनेडियम पे 3 पॉजिटिव, इसमें आपके डी पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस तरीके वाले जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर फॉर्म करेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट जब हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो इसमें आपके T2G में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब यहाँ पर आपके T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, T2G में जब आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अब तो आपका कोई वैकेंट बचा नहीं, तो वैकेंट बचेगा नहीं, तो आपके ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका इनर्ट होगा। क्योंकि इनर्ट कॉम्प्लेक्स की बात क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल, तो सभी के सब इलेक्ट्रॉन्स आपके अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली बात करो T2G4, तब एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, T2G5 करोगे फिर एक और आ जाएगा, T2G6 करोगे तो एक और आ जाएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपके ये सब ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरीके से फिल हो रहे हैं, तो वो सब आपके इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर होंगे। कुछ एग्जांपल्स है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, और
कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के। तो आपके जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो आपके लबाइल भी हो सकते हैं, वो आपके यहाँ पर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात है आपके यहाँ पर लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी से हम कैसे बता सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल है या इनर्ट है। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि हम लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कैसे बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।